हेलो बच्चों। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसमें एक तो वो फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन आप जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ एनसीईआरटी के बाहर के फॉर्मूले भी रहते हैं। तो वो सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा। नीट में ऐसा देखा गया है कि अभी 2019 के बाद से अगर कुछ भी थोड़ा सा भी एनसीईआरटी के बाहर है तो एनटीए वाले उसको टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज वाले बार बार बाहर के सवाल डालते रहते हैं, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मैंने ये डायग्राम बनाया, देखो। मोल है, मोल से आप वेट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और मोलैरिटी, चार जगह पर आप जा सकते हैं। फॉर्मूले आप सबको याद है। वेट बराबर मोल्स इंटू जीएमएम, इधर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एनए। यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4। ठीक है, इससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है जब वेट खुद एएमयू में गिवन हो तो कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ एच। ये तो बहुत आसान है, मोल्स निकाल लेंगे, 52/13 बराबर 4, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4Na। लेकिन यहाँ पर देखो 52 एएमयू दे रखा है, एएमयू और यू एक ही चीज है। 52 एएमयू हीलियम दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। तो इसमें याद रखना है, अगर एएमयू में दे रखा है तो डायरेक्ट आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, और एटॉमिक मास एएमयू में ही होता है। तो 52/13 यू यानी कि 4 आ जाए। 13 यू का एक एटम है तो 52 यू में चार एटम होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देकर नंबर ऑफ एटम के बारे में पूछा जाता है। समझे, वेट देकर नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देकर। यार जैसे यहाँ पर देखो 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी मॉलिक्यूल का वेट दिया है, और इसमें पूछ रहा है आपसे कार्बन के एटम, ऑक्सीजन के एटम। तो आप ये जो फॉर्मूले हैं मोल्स वाले, ये किसी एक चीज पर ही लग सकते हैं। मॉलिक्यूल पे लगाओ तो मॉलिक्यूल पे लगेंगे, एटम पे लगाओ तो एटम पे लगेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज का दे रखा है जो कि एक मॉलिक्यूल है, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.1, लेकिन वो इसके मोल्स है, वो एटम्स के मोल नहीं है। तो एटम के मोल के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स आपको किसी के भी निकालने हैं, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा एवरेज एटॉमिक मास पर। एनसीईआरटी में टॉपिक है परसेंटेज पहले का इनटू उसका एटॉमिक मास, दूसरे का परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास अपॉन 100। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास पहले से गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है कि भाई 400 एवरेज एटॉमिक मास है, और जो एटॉमिक मास है वो 200 और 500 दे रखा है। पहले आइसोटोप का 200, दूसरे का 500, तो कैसे उसे करेंगे, तो इसको भी समझ लो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास 400, और आपके पास 200 का एक है और 500 का एक है। आपको परसेंटेज पूछ रहा है इसका और इसका भी। तो इसे कैसे करेंगे बेटा, नंबर लाइन मेथड क्या कहता है, एवरेज ले लो 400, इधर लिखो 200, इधर लिखो 500, परसेंटेज ऑफ 200 वाले को हम नाम दे देते A1, इसको नाम देते A2, परसेंटेज ऑफ A1 बराबर, नीचे आता है बेटा ये पूरा डिफरेंस, टोटल डिफरेंस कितना है 300 का, इनटू आता है 100, और ऊपर आएगा 200 का निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला डिफरेंस, इसके दूसरी तरफ वाला, तो ये डिफरेंस 100 का। ठीक है, तो आ गया 33%। बात समझ में आई। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पे। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि अ, जैसे आपको ये दे रखा है कि C6H6 में, C6H6 में आपको पूछा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, कार्बन की एटोमिसिटी 6 है,
इंटू उसका एटॉमिक मास यानी कि 12 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 78 इंटू 100 ये आ जाएगा। बस इसमें ये है कि इसमें कुछ भी मिसिंग हो सकता है, एटॉमिसिटी भी हो सकती है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी हो सकता है, सवाल कहीं से भी आ सकता है। कभी कभी सवाल में कहता है मिनिमम मोलर मास, तो याद रखो मिनिमम मोलर मास जब भी वो कहे तो हम एटोमिसिटी यानी इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंप्यूटेशन, यानी इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर वेट देकर वेट आपको निकालना है, ये सब दिया हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, वेट दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसी टेबल बना लेंगे, एलिमेंट और उसका वेट परसेंट। वेट परसेंट के बाद उस वेट परसेंट को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे कह दिया 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है, मुझसे कहा इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? मैं लिखूंगा 75/12 और 25/1। अब ये मेरे पास आ गया। अब बस इसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल, यानी इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, छोटे से छोटे इंटीजर। तो इन दोनों को पहले 25 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 3/12 और इधर आ गया 1, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, तो आंसर आ गया CH4। बात समझ में आ रही? इसके बाद देखो बेटा स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। कभी भी आपको ऐसा बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी हो, बैलेंस्ड इक्वेशन इसके लिए जरूरी है, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी हो, तो मोल मोल रिलेशन ये कहता है कि ए के मोल्स बाई ए इज इक्वल टू बी के मोल्स बाई बी इज इक्वल टू, ऐसा चलता है। अब किसी के भी अगर मान लो मोल्स निकालने हैं आपको, रिक्वायर्ड मोल्स है किसी के भी ए के निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? किसी के गिवन मोल ले लो, बी के गिवन मोल मान लो दिए हुए हैं, तो बी के मोल ले लो अपॉन उसका कोफिशिएंट यानी कि बी के मोल्स एन ऑफ बी अपॉन बी इनटू जिसके हमें चाहिए, है ना, गिवन मोल बाय उसका कोफिशिएंट अब इनटू जिसका चाहिए उसका कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये डायग्राम देखो, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। कभी भी रिएक्शन का सवाल आए और आपको इधर वॉल्यूम दे दिया, उधर वेट पूछ रहा है, वॉल्यूम देकर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, कभी मोल पूछ लेता है, क्या क्या करता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या फॉलो करना है मतलब। तो आप इसको गौर से देखो भाई, ये डायग्राम है। मान लो आपको दूर से दूर की बात करते हैं, किसी सब्सटेंस का वेट देकर दूसरे सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो वेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। पहले वेट से मोल पे आओ, इसके वेट से इसके खुद के मोल पे। तो ध्यान दो बेटा, इसके वेट से इसके मोल पे आओगे तो आपको जरूरत नहीं है किस चीज की? स्टोइचियोमेट्री की। जरूरत है किस चीज की? जीएमएम की। जीएमएम की जरूरत है, जीएमएम आ गया। जीएमएम से डिवाइड करके मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स को यूज करके दूसरे के मोल्स आएंगे, स्टोइचियोमेट्री को यूज करके, उसमें जीएमएम का कोई यूज नहीं। कैसे आएंगे? यहाँ से आएंगे, इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले से। फिर उसके मोल से आप कहीं भी चले जाओ। बात समझ में आ रही? यहाँ पर बेटा मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको पूरा सवाल तो नहीं करा सकता है ना, उसमें तो पूरा वो तो एक क्रैश कोर्स टाइप ही हो जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको ये फॉर्मूले काम आ जाएंगे। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? वेट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। इसमें ध्यान देना है, वेट रिएक्टेड जो है ये वो वेट होता है जो स्टोइचियोमेट्री से आता है, यानी रिएक्शन को सॉल्व करने से जो वेट आएगा वो वेट रिएक्टेड है। वेट ऑफ सैंपल तो वो ये कहेगा कि 100 ग्राम CaCO3 का सैंपल है, या सैंपल का वेट कितना होगा, तो वो वेट ऑफ सैंपल की बात होगी। वेट रिएक्टेड वो है जो आपके स्टोइचियोमेट्री को सॉल्व करके आ रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है ना ऊपर की कैलकुलेशन से, वो वेट रिएक्टेड है। लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट क्या है भाई? डिवाइड मोल्स को डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्री से रिएक्टेंट के मोल्स को। कब यूज होगा? यूज कब होगा? वेन एवर डेटा ऑफ वेन एवर डेटा ऑफ मोर देन 2 रिएक्टेंट आर गिवन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा गिवन हो तो लिमिटिंग रीजन यूज होता है। मोल्स को आप डिवाइड करेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से, जिसके सबसे कम वैल्यू आ रही वही एल आर है। अब इसका यूज क्या होगा? देखो एल आर डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है।
पहले जो फॉर्मूला लगा है वही लगाना है, मोल्स गिवन अपॉन कोफिशिएंट, लेकिन गिवन मोल्स में एलआर के मोल्स देंगे इनटू इसकी स्टोइकियोमेट्री। ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। कभी कभी वो पूछता है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, तो देखो कितना बचा ये डिसाइड नहीं कर पाएगा एलआर। एलआर ये कहेगा कि भाई देखो मैं कंज्यूम हो रहा हूँ, मेरे साथ ईआर इतना कंज्यूम होगा, कितना होगा, फिर से वही फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ एलआर बाय स्टोइकियोमेट्री इनटू ईआर की स्टोइकियोमेट्री। अब एन ऑफ ईआर लेफ्ट हमें अलग से निकालना पड़ेगा, गिवन इनिशियल ईआर माइनस ईआर कंज्यूम। कंसंट्रेशन टर्म्स के बेटा ये फॉर्मूले हैं, इस पे पूरा एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। टाइम की नीड से पहले मैं आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आप सब इन फार्मूले को जानते भी हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब फार्मूले हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बार बार आप लोग डाउट पूछते रहते हैं, आपको डाउट होता है, ये असल में दिया हुआ हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होती है 11.2 इंटू मोलैरिटी या फिर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, क्योंकि H2O2 का एन फैक्टर चाहे ये OA की तरह काम करे या RA की तरह, इसका एन फैक्टर हमेशा 2 होता है। एक फॉर्मूला याद करके चले जाओ, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू एम सॉल्यूट। वैसे इस टाइप के सवाल एक और मेथड से भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी ये फॉर्मूला याद कर लो। डेंसिटी अगर ग्राम पर एमएल में है तो ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। उसके बाद देखो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको दी हुई है तो उसके लिए C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, सी की वैल्यू फिक्स होती है। न्यू बार जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, न्यू बार इज वेव नंबर, तो वेव नंबर होता है 1/λ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फॉर्मूला है, फोटोन के पास जितनी भी एनर्जी है वो यूज होगी इलेक्ट्रॉन को वहां से छुड़वाने में, यानी कि फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। इसी को आप न्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। इसी को आप लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा प्लस के मैक्स। फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला भाई, फोटोन की एनर्जी अगर बहुत सारे फोटोन दे रखे हो तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है एन एच सी बाई लेमडा, इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा या फिर एन एच न्यू। अगर एक ही फोटोन है तो एन को 1 रख देंगे। एक शॉर्टकट है, अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। तो अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप डायरेक्ट लेमडा एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं 12400 अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई यानी एनर्जी ऑफ फोटोन। बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपस में रिलेटेड है। बोर मॉडल की बेसिक इक्वेशन कहाँ है, जहाँ से कौन सी है जिससे बोर मॉडल डिराइव होता है, तो वो ये इक्वेशन है mvr बराबर NH/2 और mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KE/ZE/r²। रेडियस का देखो ये फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, z यानी आपके पास एटॉमिक नंबर है। सेम एटम के लिए अब जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, n1/n2 का स्क्वायर, यानी जो रेडियस होगी वो स्क्वायर में बढ़ेगी। अगर पहले ऑर्बिट की रेडियस x है तो दूसरे की 4x होगी, तीसरे की 9x होगी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है भाई, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम के लिए ये एनर्जी रहेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी की ही डबल होती है, ठीक है। तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ोगे 1 - 2 तो -1 ही आएगा। किसी और एटम की अगर हमें किसी भी स्टेट की एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, किसी दूसरे एटम की, तो पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आप हाइड्रोजन की वैल्यूज याद कर लो, -13.6 -3.4 -1.51 और -0.85। ये हाइड्रोजन की वैल्यूज है, इसको आप याद कर लो।
अगर आपको मान लो लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी तो आप याद करेंगे कि हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट -1.51 का है, उसको जेड स्क्वायर यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहला नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो कितने अलग अलग टाइप की लाइंस दिखेगी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है। तो जहां से आ रहा है उसको एन मानेंगे, जैसे 5 से आ रहा है तो एन मानेंगे 5 को। और 5 × 5 - 1/2 यानी कि 10 लाइन हमें दिखेगी अगर ये 4 से लौट रहा है। एनर्जी गैप कितना होगा भाई, फोटोन जब आएगा तो उसके एनर्जी गैप क्या होगा, वही फॉर्मूला है 13.6 Z²। यहाँ पर 1/n1² है और -1/n2² है। n1 लोअर है और n2 हायर। कभी कभी पूछ लेता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो याद रखना आयोनाइजेशन का मतलब है n1 को 1 ले लेंगे, n2 इंफिनिटी। एक्साइटेशन पूछे यानी 1 से एक्साइट कर रहे हैं, 2 3 4 वो बता देगा खुद सवाल करने वाला कि कहाँ पे एक्साइट कर रहे हैं। सेपरेशन का मतलब होता है कि पहुंचाना तो इन्फिनिटी पे है लेकिन आप 1 से नहीं पहुंचा रहे, 1 वाले को तो आयोनाइजेशन कहते हैं, 2 3 4 कहीं से ले जा रहे हैं तो उसको सेपरेशन कहते हैं। लेकिन ये देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो कभी अगर वेव नंबर पूछते, वेव नंबर, या हमसे लेमडा पूछते कि फोटोन लाइमन सीरीज का थर्ड थर्ड लाइन का लेमडा क्या होगा, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन का लेमडा, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। लाइमन एग्जांपल में देता हूँ, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन की, लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन का लेमडा देखते हैं भाई। तो हम लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू R Z², यानी कि 1 × 1/n1²। तो पहली सीरीज लाइमन ही होती है और उसकी थर्ड लाइन क्या होगी भाई, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो n1 कितना हो जाएगा, लोअर ऑर्बिट 1 है और हायर ऑर्बिट जो आपका है वो 4 है, ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 15R/16। अब लेमडा कैसे निकालेंगे भाई, लेमडा बराबर, अब यहाँ पे आपको न्यू बार पूछते हैं, न्यू बार, तो न्यू बार डायरेक्ट ही निकल रहा है 15R/16, आर की वैल्यू ये रही, सेंटीमीटर इनवर्स में निकल जाएगा, लेकिन लेमडा के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो लेमडा बेटा, अगर लेमडा को आप ऊपर लाओगे तो लेमडा हो जाएगा 16/15R। अब ध्यान से देखो एक ट्रिक है यहाँ पे, 1/R को 912 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, 16/15 × 912 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि 1/R 912 है, R 912, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए डी ब्रॉगली क्या कह के गए थे, डी ब्रॉगली ये कह के गए थे भाई देखो बोर ने जो कहा वो सही है, इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा किसी भी ऑर्बिट में वो n के बराबर होगी, थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेव बनाएगा। उसने ये भी कहा कि लेमडा का जो रिलेशन, इलेक्ट्रॉन का लेमडा जो बोर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका लेमडा होगा 2πr/n। तो डायरेक्ट आपसे कोई पूछे कि भाई थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका लैम्डा बताओ, तो अब गलत तरीका क्या है कि आप h/mv को यूज करें, ये गलत तरीका है। पहले आप मास को लिखेंगे, h को लिखेंगे, फिर आप v को लिखेंगे, v की कैलकुलेशन करेंगे, इससे बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखो 2πr/n, ठीक है, r आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं। ठीक है, लैम्डा डीबीडब्ल्यू के फॉर्मूले हैं, केमिस्ट्री में इतने ही फॉर्मूले, फिजिक्स में और भी फॉर्मूले होते हैं न्यूट्रॉन वगैरह के लिए। तो क्या है भाई, h/mv ओरिजिनल फार्मूला, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर v वेलोसिटी, v वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया तो उसका फार्मूला h/√2m/qv, और काइनेटिक एनर्जी दे दी तो वही बन जाता है √2m/ke। और इलेक्ट्रॉन के लिए खास फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अगर v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन के लिए सब वैल्यू रखने के बाद फॉर्मूला आता है 12.2/√v एंगस्ट्रॉम। हाइजेनबर्ग क्या कह के गए थे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स h/4 से ज्यादा या बराबर होगा। न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा को छोड़ना पड़ेगा, बराबर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसी में से मास को अगर आप इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4 कभी कभी क्या होता है वो कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्पीड इतना है, तो इसको कैसे यूज करेंगे भाई, यहाँ हमें डेल्टा वी चाहिए और वो हमसे परसेंटेज दे रहा है, तो डेल्टा वी होता है वी इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी अपॉन 100। क्वांटम नंबर और श्रोडिंजर में क्या है भाई, फॉर्मूले जो भी है वो बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे थियोरेटिकल टॉपिक भी है इसमें।
नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे भाई, n माइनस एल माइनस वन, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड या फिर जिसे नोडल प्लेन कहते हैं वो होंगे l। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, n माइनस वन आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे भाई, nth ऑर्बिट में, है ना। जैसे नाइन्थ ऑर्बिट में और ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 81 ऑर्बिटल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो डी ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे एस हो। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दो ही होते हैं। सब शेल में पूछेगा तो एस में, एस सब शेल में तीन है, सॉरी, एक ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल है इसलिए छह इलेक्ट्रॉन, और डी में इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसको ऐसे जैसे है वैसे याद रखो, अभी एक्सपेंशन का टाइम नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन अगर ऐसे इस तरीके से पूछे सिग्मा, तो याद रखो ट्वाइस आया है क्योंकि हर ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है। 2l+1 क्या शो करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल शो करता है, और एल को आपको ले जाना है 0 से n-1। गैसीय स्टेट के फॉर्मूले क्या है भाई, पीवी बराबर nRT फॉर सिंगल फ्रेम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, आपको जो सवाल दिया होगा अगर उसमें डबल डेटा दिया है, टेम्परेचर यहाँ इतना है वहां कितना होगा, वॉल्यूम यहाँ इतना है इसको कंप्रेस कर दिया अब इतना हो गया तो अब क्या होगा, प्रेशर कितना होगा, ये सारी चीजें डबल फ्रेम के क्वेश्चन। सिंगल फ्रेम का क्वेश्चन क्या कहलाता है, जिसके अंदर आपको कोई एक सिचुएशन दी है, 7 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, इनका टोटल प्रेशर क्या होगा, तो ये एक इक्वेशन है। जब एक इक्वेशन है तो सीधा एक ही फॉर्मूला लगेगा, पीवी बराबर nRT। डबल फ्रेम का सवाल हो और मोल्स फिक्स हो, जो कि अक्सर होते हैं, तो P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, PM/RT। आर को ध्यान रखो, R इज इक्वल टू 1/12। जहाँ भी आर के बारे में याद रखो, प्रेशर जहाँ भी आएगा साथ में, जहाँ भी प्रेशर आर के सामने आ रहा है, तो हमेशा आर की वैल्यू 1/12 रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो D बराबर PM/RT, आर को 1/12 लिखेंगे क्योंकि आर के सामने प्रेशर आ रहा है, लेकिन आंसर इसका ग्राम पर लीटर में आएगा, ध्यान रखो। ये कुछ फॉर्मूले, वैसे फॉर्मूले आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनको देख लेना भाई। सबसे कम होता है VMP, उससे ज़्यादा होता है V एवरेज, और उससे ज़्यादा होता है VRMS। इस फॉर्मूले का कभी यूज़ करना पड़े, फिजिक्स में इसके सवाल आते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर M आपको केजी में रखना पड़ेगा, और R आपको यहाँ, क्योंकि प्रेशर नहीं है तो R आपको यहाँ SI यूनिट वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे छूट गई भाई, डाल्टन्स लॉ, उसके फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। देखो डाल्टन्स लॉ के बहुत आसान फॉर्मूले। डाल्टन्स लॉ ये कहता है भाई, जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा PA प्लस PB प्लस PC। और PA बराबर कितना है, PA बराबर है NA/RT/V, NA यानी मोल्स ऑफ RT/V। ऐसे PB बराबर NB/RT/V। तो PA/PB कितना हो जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर के रेशियो, ये मोल्स के रेशियो के बराबर होता है, जिसके मोल ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा। और आखिर में एक फॉर्मूला आता है, किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो और अगर टोटल प्रेशर दे रखा है तो कैसे निकालते हैं भाई, तो उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया भाई डाल्टन्स लॉ के फॉर्मूला। इसके बाद आ जाते हैं हम रियल गैस पे। तो रियल गैस में क्या फॉर्मूला भाई, जेड PV रियल बाय RT, उसी को कहते हैं V रियल बाय V आइडियल। P आइडियल कितना है भाई, P रियल प्लस AN²/V², यानी कि P आइडियल बड़ा है P रियल से। और वॉन्डरवॉल गैस की इक्वेशन याद रखनी है आपको, P प्लस AN²/V², V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं, हालांकि इसमें आपको लगता है कि बहुत फॉर्मूले हैं बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ फॉर्मूले जो पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो फॉर्मूले ही है। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1। आइडियल गैस के फॉर्मूले क्या है भाई, डेल्टा आइडियल गैस की हर प्रोसेस में फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर NCP डेल्टा टी। ये एफ की वैल्यूज है, ये CV है, CP और गामा दे रखा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस चाहे वो कोई सी भी हो, एडियाबैटिक हो या वो आइसोथर्मल हो, उसके वर्क का फॉर्मूला ये रहेगा -P एक्सटर्नल V2 माइनस V। और वैसे वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है, जो पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है, वो है -इंटीग्रल P एक्सटर्नल V। अब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो बाहर आ जाएगा V2 माइनस V। आइसोकोरिक में क्या होगा भाई, वर्क जीरो हो जाएगा, Q और डेल्टा यू बराबर हो जाएगा। आइसोबारिक में याद रखो, इसीलिए कहते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू।
देखो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, डेल्टा यू। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की हीट किसके बराबर आ रही है, डेल्टा एच। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, एनसीपी डेल्टा टी। और वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी। आइसोथर्मल के अंदर, आइसोथर्मल यानी डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा यू भी जीरो, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वर्क इज नेगेटिव ऑफ हीट। तो दो केस बनते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फॉर्मूला बन रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। एक्सपांशन में आंसर नेगेटिव आएगा और कंप्रेशन में पॉजिटिव आएगा। आर की वैल्यू यहाँ चूंकि प्रेशर आर के साथ नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू यहाँ पर 25/3 है। इसी में रिवर्सिबल आ जाए तो ये वर्क का फॉर्मूला जो पहले भी हमने पढ़ा है। एडियाबैटिक में रिवर्सिबल क्यू जीरो, तो क्यू जीरो है तो डब्ल्यू और डेल्टा यू बराबर हो गया। अब डेल्टा यू तो फिक्स है भाई, डेल्टा यू क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी। उसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिलता है, वो क्या है, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर डेल्टा एस और डेल्टा जी। तो आइडियल गैस का डेल्टा एस, हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन याद रखो आइडियल गैस का डेल्टा एस आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, सवाल आने के चांस कम है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं डेल्टा एस की, तो या तो गिवन होगा या पूछा होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों है। डेल्टा एस सिस्टम गिवन होगा या पूछा होगा उसने। डेल्टा एस सराउंडिंग इसी से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एच के डेटा से, रिएक्शन का डेल्टा एच का डेटा। जो रिएक्शन का डेल्टा एच है वही सराउंडिंग के लिए माइनस में डेल्टा एच हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो डेल्टा एच यूनिवर्स अगर जीरो के बराबर आ जाए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है। जीरो से कम आ जाए नॉन स्पॉन्टेनियस है, जीरो से ज्यादा आ जाए तो स्पॉन्टेनियस है। केमिकल रिएक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी इक्विलिब्रियम, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस बनती है, वो टेम्परेचर है डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो दो केस याद रखो। देखो दो केस मैं क्यों बता रहा हूँ, वैसे इसमें चार केस है। असल में क्या होता है, इसमें दो फैक्टर्स का झगड़ा हो रहा है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो अच्छी बात है। झगड़ा क्या है भाई, एंट्रोपी का पॉजिटिव होना रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है, और एंथैल्पी का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो जो ये दोनों चार हैं वो हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसका उल्टा सोचो, डेल्टा एस भी चाह रहा रिएक्शन ना हो, डेल्टा एच भी चाह रहा रिएक्शन ना हो, तो कभी नहीं होगी, टेम्परेचर चाहे कुछ ही रखो। इसके बाद देखो डेल्टा, अब ये केस वो आ रहे हैं जिसमें झगड़ा हो रहा है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं। तो झगड़े में याद रखो भाई कि टेम्परेचर जो ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम है वो साथ देता है एंट्रोपी का। क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एंट्रोपी चाह रही है रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना। टेम्परेचर ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी जैसा कहेगा वैसा ही टेम्परेचर करेगा। एंट्रोपी कह रही है भाई रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाओ, तो टेम्परेचर कहेगा कि हाँ टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा पे मैं इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बना दूंगा। तो अगर टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा पे नॉन स्पॉन्टेनियस, कम पे स्पॉन्टेनियस। इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं भाई। एंट्रोपी कह रही है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाओ, तो टेम्परेचर कहेगा हाँ स्पॉन्टेनियस बना देंगे इसको, लेकिन टेम्परेचर ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम पे बनाएंगे। फेज चेंज के लिए क्या है भाई, फेज चेंज को देख लो। फेज चेंज में कभी कभी वो आपको एंट्रोपी चेंज पूछता है, तो एंट्रोपी चेंज यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फेज चेंज अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। जैसे डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस आया, टी बराबर आ गया, और डेल्टा एस बराबर आ गया डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, जैसे वाटर की बॉइलिंग हो रही है, उसमें टेम्परेचर 373 हो रही है। सेम एज केमिकल रिएक्शन में क्यों कह रहा हूँ, डेल्टा एच का फॉर्मूला वही है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ देखो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, ये गैसियस है और ये लिक्विड है, तो डेल्टा एन जी यहाँ वन आ रहा है, इसलिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर टी हो गया है। इसके बाद देखो बेटा ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट, बहुत फेमस फॉर्मूला है। इस बार इस पे सवाल आने के चांसेस है,
सवाल फॉर्मूला में मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, एल एन नहीं है यहाँ पे, 2.303 लग चुका है इसलिए लॉग है। 2 - 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला। असल में इक्वेशन ये होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी जीरो हो जाता है और क्यू को हम कर देते हैं के इक्विलिब्रियम के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये जीरो हो गया, ये के इक्विलिब्रियम हो गया, तो फॉर्मूला ये यहीं से बनता है। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ थर्मोकेमिस्ट्री पे। तो थर्मोकेमिस्ट्री जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बहरहाल मैंने यहाँ तीन फार्मूले लिख रखे हैं, डेल्टा यानी हीट ऑफ रिएक्शन के तीन फार्मूले। तो अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन दे रखी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और अगर गैसियस रिएक्शन है और बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी है तो रिएक्टेंट को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए माइनस प्रोडक्ट को तोड़ने में इतनी एनर्जी चाहिए, वही डेल्टा एच आर है। एक और यहाँ पे लिखो, टोटल हीट बराबर, अब टाइम नहीं है इसको कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। टोटल हीट बराबर मोलार हीट इनटू मोल्स ऑफ रिएक्शन होता है, और मोल्स ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन उसी की स्टोइचियोमेट्री, ये मोल्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी नीट के अंदर टाइम है, और आपको अगर फिजिकल में दिक्कत आ रही है, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी, तो आप डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वीडियो की, मैं वीडियो डाल। आयनिक इक्विलिब्रियम है बेटा। आयनिक के अंदर फॉर्मूले देखो, सबसे पहले वाटर है। वाटर 25 डिग्री पर क्या क्या चीजें हैं, वाटर 25 डिग्री पर 10⁻⁻7, 25 डिग्री पर। तो वाटर के लिए बेटा 25 डिग्री पर ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है, वैल्यूज हैं। 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 दोनों है, एच प्लस और एच माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो के डब्ल्यू आ जाएगा। और के हमेशा याद रखो, के होता है के डब्ल्यू बाई सी वाटर के लिए। किसी जनरल टेम्परेचर पे पूछ रहा है, 90 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, तो फॉर्मूले क्या है भाई, यही फॉर्मूले हैं, बस उसमें कोई वैल्यूज नहीं है। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर है, के डब्ल्यू बाई डिवाइड करोगे तो इससे के आ जाएगा, और एच प्लस और ओ एच माइनस आ जाएगा सी अल्फा। ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये कह रहा है कि 90 डिग्री, के डब्ल्यू बराबर, मान लो आपसे कह रहा है 10⁻⁻12, आपसे कह रहा है के बताओ, तो हम कहेंगे के बराबर 10⁻⁻12 बटे 55.5, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻14। ये हमसे कह रहा है भाई एच प्लस बताओ या ओ एच माइनस बताओ, तो हम कहेंगे भाई सी अल्फा के बराबर है। अल्फा खुद क्या होगा भाई, अल्फा यहाँ से देख लो, अल्फा बराबर रूट के बाई सी है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, ये सी अल्फा के बराबर हो जाएगी। और इसी को आप रूट ऑफ के डब्ल्यू भी लिख सकते हो, यानी ये डायरेक्ट आ जाएगा रूट ऑफ के डब्ल्यू यानी 10⁻⁻6। ठीक है, सवाल प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। कॉन्जुगेट पेयर के लिए पीके और पीके भी 14 होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे NH3 का पीके बी 10 है, तो NH4 प्लस का पीके कितना होगा, या जरूरत पड़े किसी सवाल तो 4 होगा। ऐसे सवाल भी आपको असाइनमेंट में टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में दो सेक्शन है बेटा, एक है पीएच की कैलकुलेशन और टाइट्रेशन का, और एक सेक्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप लोग देख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये फॉर्मूले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो तो फिर हमें सिग्मा ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। बहुत डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड है, 10⁻⁷ मोलार है, 10⁻⁷ मोलार है, तो पीएच 6.79 हो जाएगी। और
10⁻⁸ पे 6.97 है, यानी 10⁻⁸ से 8 नहीं होती पीएच। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कभी कभी ऐसा भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को ही डाइल्यूट कर लेते हैं। तो जो नई पीएच है वो पुरानी पीएच प्लस लॉग ऑफ वी न्यू बाई वी ओल्ड। ठीक है, वीक एसिड के फॉर्मूले हैं, देख लेना इसको। वीक एसिड और वीक एसिड को मिला दे तो ये फॉर्मूला H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Ka1C1 और के प्लस Ka2C2 का रूट। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड आ जाए, एक से ज्यादा जिसमें स्टेप हो, तो जो वीक एसिड के फॉर्मूले वही लगेंगे, लेकिन Ka की जगह हम यूज करेंगे Ka1। हालांकि सवाल में Ka2 भी होगा, Ka3 भी होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहला स्टेप बहुत ज्यादा होगा, दूसरा और तीसरा स्टेप बहुत कम होगा, इसीलिए सारे फॉर्मूले Ka1 पे लगेंगे। और कभी एनाइन पूछ ले तो वो लास्ट एनाइन ही पूछेगा। लास्ट एनाइन का मतलब, जैसे H3PO4 दिया है तो आपको पता है कि इसमें K1 भी आएगा, K2 भी आएगा, K3 भी आएगा। K1 बड़ा होगा K2 से, K2 बड़ा है K2। लास्ट एनाइन का मतलब वो आपसे पूछेगा PO4 3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे Ka3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिला दे और पीएच पूछे तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को मिलाने पर वीक एसिड का कोई असर नहीं होता है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से ही। इसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के 3 केस बनते हैं। चौथा केस जो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है SASB में। ठीक है, तो अब इन फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, देखो जैसे मान लो आप WASP है, तो आप इसमें देखो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में जीत कौन रहा है, बेस जीत रहा है, इसका मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी। जब 7 से ज्यादा होगी तो साथ में आप जोड़ोगे, और जोड़ता हमेशा हाफ pKa, हाफ pKa भी जोड़ो, हाफ लॉग सी भी जोड़ो। अच्छा, SAWB है, आपको पता है एसिड जीत रहा है, जब एसिड जीत रहा है तो पीएच 7 से कम होगी तो 7 से घटेगा। घटेगा क्या, pKb घटेगा और लॉग सी घटेगा। और अगर WAWB है तो साथ में जुड़ेगा भी और घटेगा भी, और सी का कोई यहाँ रोल नहीं है। तो जो जुड़ता था पहले पीके वो अब भी जुड़ेगा, जो घटता था वो अब भी घटेगा, हरी फॉर्मूला का। बफर सॉल्यूशन के, अच्छा सी इसमें जो है ना, सी वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बफर दो टाइप के होते हैं भाई, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला है PK प्लस लॉग ऑफ एनाइन बाय एसिड। बेसिक बफर में POH का फॉर्मूला है PKB प्लस लॉग ऑफ कैटायन बाय बेस। टाइट्रेशन समझा देता हूँ भाई, 3 टाइप के टाइट्रेशन आपके सिलेबस में है। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। तो कैसे करेंगे भाई इसको, पीएच क्या होगी, तो याद रखो भाई, आप मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लो, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल लो। अब H प्लस OH माइनस एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर बराबर खत्म करेंगे तो पीएच 7 हो जाएगी। अगर H प्लस ज्यादा है OH माइनस से, तो H प्लस की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो कितनी बचेगी, A-B/σ भी। और B ज्यादा है A से, इसका मतलब बचेगा OH माइनस, कितना बचेगा B-A/σ। टाइट्रेशन अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, कोई खत्म नहीं हो रहा, पहले दोनों एक साथ खत्म हो रहे, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर और WASP सॉल्ट। WASP सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस इसमें LR बन जाए, ये LR हो जाए, तो वीक एसिड तो पहले से है और स्ट्रॉन्ग बेस उसका LR हो गया, तो वीक एसिड और उसी का सॉल्ट ये बन जाएगा। और जैसे वीक एसिड उसका सॉल्ट बनेगा तो एसिडिक बफर बन जाएगा, उसके फॉर्मूले लग जाएंगे। KSP और सॉल्युबिलिटी में 4 केस है बेटा। एक नॉर्मल केस है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो उसको कैसे करेंगे, KSP इज इक्वल टू इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है इसकी स्टोशियोमेट्री क्या है। जैसे BaSO4 है तो Ba की स्टोशियोमेट्री 1 है, SO4 की भी 1 है। KSP बराबर पहले आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर पावर में स्टोशियोमेट्री। लेकिन अगर इसी को सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो X इंटू एस, ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये बनेगा XS, ये बनेगा YS। फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस वाई। कभी कभी सवाल आता है सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने का कि इसके सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो याद रखो दो दो केस बनते हैं इसमें। कभी वो कह देता है भाई KSP सेम है और नंबर ऑफ आयंस अलग है,
जैसे ए बी सॉल्ट और ए टू बी सॉल्ट, दो सॉल्ट दे रखे हैं और के एस पी सेम दे रखा है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसकी होगी जिसके आयन ज्यादा हो, ए टू बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। कभी क्या करता है, नंबर ऑफ आयन सेम करके के एस पी अलग कर देता है। नंबर ऑफ आयन सेम है, जैसे ए जी सी एल ए जी बी आर, और के एस पी अलग है, तो जिसका के एस पी ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। इसके बाद दूसरा केस आता है सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बहुत बार इसके सवाल आते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी रहती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के एस पी अपॉन कॉमन आयन की पावर स्टोशियोमेट्री। क्या मतलब है इसका, सवाल से समझो उसको। AgCl जिसका के एस पी 10⁻⁻10 दे रखा है, प्लस प्लस मान लो 0.1 मोलार, एक मिनट, मान लो ऐसा दे रखा है। AgCl नहीं, Ag2CrO4 ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसका के एस पी दे रखा है मान लो 10⁻⁻15। इसमें हमने डाल दिया 0.1 मोलार AgNO3। अब आपसे पूछा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो बहुत आसान है, एस बराबर के एस पी 10⁻⁻15 बटे कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे सॉल्ट से, इससे तो लेंगे नहीं, यहाँ से लेंगे। Ag यहाँ से कितना मिल रहा है, 0.1। इसकी पावर स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री कहाँ पे, स्टोशियोमेट्री इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी के एस पी वाले सॉल्ट में इसकी स्टोशियोमेट्री क्या है, Ag की 2 है, इसको 2 लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻13। अगला केस है भाई, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, तो इसमें ये कंडीशन है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन के एस पी अनसेचुरेटेड होता है, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन के एस पी तो पीपीटी फॉर्म हो चुका होता है। न्यूमेरिकल सवाल यहाँ से सॉल्व होंगे, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू के एस पी। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आपको आयंस ही लिखने हैं, जैसे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखो और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, इसको के एस पी से कंपेयर करा के दे। चौथे टाइप के सवाल इसमें आते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो याद रखो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। सॉल्युबिलिटी को हम ऊपर निकालना सीख चुके हैं। सॉलिड स्टेट में बहुत कम फॉर्मूले हैं भाई, याद रखने की चीजें ज्यादा है, मैं यहाँ से फॉर्मूले बता रहा हूँ। डेंसिटी का एक फॉर्मूला है Z×m/Na/A3। इसमें यूनिट का आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टीवी का फॉर्मूला है 2×Z, नंबर ऑफ ओवी का फॉर्मूला है Z। टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, कभी कभी वो पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, तो याद रखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल इनटू जेड। इस फॉर्मूले का यूज करके आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है। कभी आपको ये पूछता है कि Sr2+ को डोप कर दिया Na+ में, तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितनी बनेगी, डिफेक्ट में ये सवाल दे रखा है। तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज उतनी बनेगी जितने आपने नंबर ऑफ Sr2+ आयन डाले, क्योंकि दो Na+ को एक Sr2+ रिप्लेस करेगा, एक कैटायन वैकेंसी बन जाएगी। ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर को देखते हैं भाई। बाइनरी सॉल्यूशन एक होता है, उसमें पी टोटल बराबर हो जाएगा P0A प्लस P0B। ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, Ya/Yb इज इक्वल टू P0A Na अपॉन P0B Nb इज इक्वल टू P0A/P0B, यानी आपको x से xb निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मोल्स दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली मोल से भी कर सकते हो। और एक बात याद रखो, अगर Ya/Yb मान लो Ya/Yb बराबर 1/3 आ जाता है, तो Ya 1/3 नहीं है, Ya है 1 अपॉन इन दोनों को जोड़ दो 4। Yb क्या है, Yb में 3 अपॉन इन दोनों को जोड़ दो 4। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन है उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो कौन कौन सी होती है भाई, पी टोटल बराबर Pa यानी P0A। अच्छा, Nb के आगे देखो, सॉल्यूट जो है बी के मोल्स, इसके आगे हमेशा आई लगेगा। ठीक है, सॉल्यूट के आगे हमेशा आई लगेगा। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू Pa और वो होगा P0A।
RLVP कितना होगा भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो होगी XB के बराबर। और XB क्या है, INB अपॉन NA प्लस IN। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। कभी भी मास पूछा हो, मोल्स पूछे हो, कुछ भी ऐसा पूछा हो, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। P0A माइनस PA अपॉन PA बराबर INB बाई N। ठीक है, अब हम आ जाते हैं EBP पे। EBP यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और DFP यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो असल में फॉर्मूला ये I इंटू के बी इंटू एम, और फॉर्मूला ये है DFP का I इंटू के एफ इंटू एम। इस पे न्यूमेरिकल सवाल नहीं बनेंगे इन फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे लिखे हुए वैसे न्यूमेरिकल सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको लगाना ये वाला, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो आप TB माइनस TB नॉट कर देंगे। जैसे वाटर का TB नॉट है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे वाटर का जो TF नॉट है वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, पाई बराबर ICRT। आई वांट ऑफ फैक्टर है, अच्छा मैंने आई के फॉर्मूले में नहीं लिखे, उसको भी लिख देता हूँ। और R इज इक्वल टू 1/12 है, C मोलैरिटी। R 1/12 क्यों आया भाई, आप कहेंगे प्रेशर कहाँ है, तो प्रेशर यही है, पाई जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसी की यूनिट ATM होती है, इसलिए आया। हेनरी लॉ क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस इन लिक्विड। तो जितना KH बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन ये सॉल्युबल एक्स गैस है इन लिक्विड। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ बेटा आपको, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको जिन भी फॉर्मूले के सवाल आपसे नहीं होते हैं, आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, सर ये फॉर्मूले पे हमसे सवाल नहीं होते हैं, तो कुछ सवाल उसके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, हम कोई ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम पे। तो वो मैं सवाल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आई मैंने नहीं लिखा, आई लिख देता हूँ मैं। आई बराबर, अगर डिसोसिएशन है 1 + n - 1 × अल्फा। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, जैसे NaCl है, एन बराबर हो जाएगा 2। और एसोसिएशन में आई बराबर 1 + 1/n - 1 × अल्फा। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है फैक्टर ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे डाइमर बन रहा है, डाइमर में एन बराबर 2 हो जाए। एसोसिएशन में आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा <<1 आ रही है, और यहाँ <1। अच्छा, आई का एक और फॉर्मूला यहीं पे मुझे याद आ रहा है कि आई इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूले हो ही गए, लेकिन आई इज इक्वल टू होगा एबनॉर्मल CP अपॉन नॉर्मल CP। और मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में बात करें तो उल्टा कर दो इसको, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी थ्योरेटिकल मोलार मास अपॉन नीचे ऑब्जर्व मोलार मास। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपको रिएक्शन दे रखी है अल्फा A गिव्स बीटा B, तो इसमें ROR क्या होगा, ROR होगा -dA/dt इंटू 1/अल्फा माइनस प्लस dB/dt इंटू 1/बीटा। ये बेसिकली है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और ये स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ROR डिपेंड करेगी। अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट की रेट दे रखी है और दूसरे की निकालनी, तो वो स्टोशियोमेट्री के ही प्रोपोर्शन में होती है। एक टाइप के सवाल आते हैं भाई इनिशियल रेट के, कि रेट इसको डबल कर दिया तो रेट इतनी हो गई, उसको ट्रिपल कर दिया तो रेट इतनी हो गई, तो बताओ ऑर्डर क्या है। तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है बेटा, R2/R1 बराबर concentration 2/concentration 1 की पावर x + y। ठीक है, फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन सवाल के थ्रू ही हो सकता है, जिसका अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, आप लोग सवाल भेज सकते हैं।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी है, एक्स बराबर के टी है। 100% टाइम का फॉर्मूला ए नॉट बाई के, 50% का है ए नॉट बाई टू के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या याद रखेंगे भाई? जो आपके पास ए टी होगा वो होगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अच्छा, यहाँ पर रेट क्या होगी बेटा? यहाँ रेट होगी के बराबर। यहाँ रेट क्या होगी? यहाँ रेट होगी के ए टी के बराबर। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर टी 100% डिफाइन नहीं है, क्योंकि 100% रिएक्शन कभी होगी नहीं। और टी 50% यहाँ है, एल एन टू बाई के, यानी 0.693 के, ठीक है। यूनिट ऑफ के आपको पता होनी चाहिए, उसका भी फॉर्मूला है। यूनिट ऑफ के बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट ऑफ के है। जैसे जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में यूनिट ऑफ के आ जाएगी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के सवाल कैसे सॉल्व किए जाए? तो जितने भी सवाल है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के, उस सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ट्राई करो। ये कुछ टी हाफ आपको याद रखने हैं। ये तो आपको सीधे सीधे पता है, ये वाले, क्योंकि टी हाफ, टी 75% यानी 2 टी हाफ, टी 87.5% यानी 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। अब टी 90%, तो ये देखो भाई तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 90% यानी 10/3 टी हाफ, 99% यानी 20/3 टी हाफ, और 99.9% यानी 30/3 टी हाफ। टी 25% भी याद रखो, इसके भी सवाल आते हैं, 0.41 टी हाफ। और परसेंटेज वैसे भी दे रखा हो, टी x%, तो कैसे निकालते हैं भाई? 1/k ln ऑफ 100 मान लो इनिशियल को, और 100 में से x घटा दो। और कभी फ्रैक्शन भी दे रखा होता है कि 1/3 रिएक्शन हो जाएगी, तो फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज 100 में से होता है, वैसे फ्रैक्शन 1 में से होता है, ये फॉर्मूले। तो पहले तो इसको ट्राई कर लो। अगर ये फॉर्मूले नहीं लगते हैं, ये सब यूज नहीं होता है, तो पहला मेथड ये है कि आप ए नॉट को 80 से डिवाइड करो, 2/2 की पावर n आएगा। n का मतलब है नंबर ऑफ टी हाफ पास्ट। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपसे कहे कि रिएक्शन का टी हाफ 20 मिनट है, ठीक है। तो रिएक्शन का टी हाफ अगर 20 मिनट है, तो 100 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलार से कितनी रह जाएगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलार दे रखी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछी है, टी हाफ दिया है 20 मिनट, और आपसे 100 मिनट के बारे में पूछा है। तो आप देखो कितने टी हाफ पास हो जाएंगे 100 मिनट में? 5 टी हाफ। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 100/80 बराबर 2 की पावर 5। 100/80 बराबर 2 की पावर 5, 80 बराबर 100/32 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस मेथड से हो जाएगा ऊपर वाले से, उससे नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, उससे भी नहीं हो, अगर कुछ और दे रखा हो तो ये वाले फिर फॉर्मूले लगेंगे। ये तीनों फॉर्मूले सेम है, ये वाले और ये फॉर्मूला तीनों सेम फॉर्मूले हैं। यानी आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई जनरल टाइम कुछ दे रखा है जो टी आपसे मैच नहीं हो रहा, फिर आप के इज इक्वल टू 1/t ln a0/80 लगाएं। थर्ड मेथड में ये भी नहीं लगेगा। जैसे वो आपसे पूछेगा कि 50 मिनट में रिएक्शन 70% पूरी हो जाती है, तो 60 मिनट में कितना परसेंट पूरी होगी? तो इसमें तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम फिर के को इक्वेट करा देंगे। रिएक्शन का के फिक्स है। पहला टाइम ln a0/81, और दूसरा टाइम ln a0/80। तो के इक्वेट है। एक दोनों टाइम आपको दिए हुए, दोनों ए नॉट आपको दिए हुए हैं, एक 80 दिया हुआ, दूसरा 80 आपको निकालना है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले देखो बेटा पीछे जो ये वाले सेक्शन है काइनेटिक्स में, लास्ट वाला आर्रहीनियस के ग्राफ वगैरह वहां से है। तो log k2/k1 होगा EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। डेल्टा एच की वैल्यू है EP - ER। रेडॉक्स में क्या फॉर्मूले भाई? रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल ही लेते हो, एन फैक्टर होता है
बहुत सारे अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा का हो रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, उसका मॉड। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आपके पास Fe2 है मान लो, और इससे Fe2O3 और SO2 बन रहा है। तो S यहाँ -1 में, Fe यहाँ +2 में, Fe यहाँ +3 में, और S यहाँ +4 में। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों के एन फैक्टर को जोड़ दो, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ एटम एक है और ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी एक है, प्लस यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने? दो है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 5 है, तो ये आ जाएगा 11। बात समझ में आई? टाइट्रेशन जब भी हम कराएंगे, चाहे वो रिडॉक्स टाइट्रेशन हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, उसमें आप ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं होते, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए तो यहाँ से कर लेंगे, वेट दिया हुआ है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स लगा के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मेलिटी दी हुई है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। मोलैरिटी दी हुई है, कोई बात नहीं, कभी कभी मोलैरिटी भी देता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम बराबर सामने भी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। कभी ऐसा भी होता है, एक का वेट देगा दूसरे की मोलैरिटी, तो एक का जिसका वेट देगा उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना। सामने किसी की मोलैरिटी दी, उसका ये फॉर्मूला। बेसिकली आपको इक्वेट कराने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये जितने भी नीचे फॉर्मूले लिख रखे ये सब इसी के फॉर्मूले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को खोल कर ही हमने रखा हुआ। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है भाई? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, और ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं भाई, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है यहाँ पे। ई नॉट सेल जो होगा, वो होगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻n ई नॉट सेल बाई 0.06, डेल्टा जी नॉट है माइनस NF ई नॉट सेल। एन क्या है भाई? एलसीएम ऑफ चार्ज, यानी जैसे आपको सेल दे रखा है यहाँ पर Zn2 प्लस और Ag प्लस Ag, और इसके आपके n की जरूरत पड़े तो यहाँ n 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम। या फिर अगर रिएक्शन दे रखी हो तो स्टोइचियोमेट्री इनटू एन फैक्टर। क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। आपको मान लो ये दे रखा है Al2O3, Al+3O3, ठीक है, ऐसा दे रखा है, और मुझे इसका एन निकालना है, इस पूरी रिएक्शन का एन निकालना है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा भाई? आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो कोई सा भी एन ले लो चलेगा। यहाँ का एन जो फैक्टर है, एल्यूमिनियम को देखो +3 से 0 में जा रहा है, नंबर ऑफ एटम 2 है और चेंज भी 3 का है, तो एन फैक्टर हो गया 6। अब एन फैक्टर से काम नहीं चलेगा, एन होगा इसका 6 इंटू इसकी स्टोइचियोमेट्री 2, यानी कि 12 आएगा। जो ये एन हम यूज कर रहे हैं यहाँ से आता है। कई सवाल आते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, चम्मच गलेगा या नहीं गलेगा, और फला रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो याद रखो भाई, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं, ई नॉट सेल निकाल लो, कैथोड का SRP माइनस एनोड का SRP, 0 से ज्यादा है तो हो जाएगी, 0 से कम है तो नहीं। एक बहुत बार सवाल आता है बेस्ट OA और बेस्ट RA का, सारी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख लो। सम स्पीशीज प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स दूसरी स्पीशीज। बेस्ट OA कहाँ मिलेगा? हाईएस्ट SRP के रिएक्टेंट साइड। बेस्ट RA कहाँ मिलेगा? लोवेस्ट SRP के प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नस्ट इक्वेशन है बेटा, नस्ट इक्वेशन है E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। एन फिर से वैसे ही निकालेंगे, क्यू कैसे निकालेंगे? रिएक्शन लिखने के बाद। यहाँ एक चीज और आती है, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो अगर प्रेशर गिवन नहीं है और पूछा भी नहीं है, ठीक है, तो जो इसका SRP ऑफ कैथोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो बन जाता है 0.059, 0.059 pH ऑफ कैथोड। और ये कैथोड है ना,
नेगेटिव में बनता है। एक बार चेक कर लेना इस फॉर्मूले को, मुझे अभी फॉर्मूला माइनस प्लस का कंफ्यूजन हो रहा, आप लोग चेक कर लेना। एसओपी ऑफ एनोड जो है, एसओपी ऑफ एनोड, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके पास ये हो, तो एसओपी ऑफ एनोड जो होगा वो होगा 0.05 है पीएच ऑफ एनोड। ठीक है, रेयर केस में इसका यूज होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लिख लिया मैंने यहाँ पे। इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्मूले देखो भाई, डब्ल्यू आपको कभी वेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है EIT/9650। टाइम को सेकंड में रखना है, याद रखना है इस चीज को। और ई का मतलब है मोलार मास अपॉन एनर्जी। तो किसी भी दो का रेशियो पूछा आपको तो E1/E2 होता है। कभी कभी वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला आता है भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस फिर से वही है, IT वहां भी है यहाँ भी है, एफ वहां भी है यहाँ भी है। वहां मोलार मास बाय एन फैक्टर है, यहाँ 22.4/n फैक्टर। वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो पिछले बार E1/E2 आया था, यहाँ पर सब कैंसिल हो गए, एन फैक्टर 2/n फैक्टर बना जाए। कंडक्टेंस में क्या फॉर्मूले भाई, बहुत आसान से फॉर्मूले कंडक्टेंस में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, रो का फॉर्मूला RA/L। यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। जी यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है 1/R। कंडक्टिविटी, या जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो है 1/ρ, या फिर जिसे हम कहेंगे G G स्टार। और कापा बराबर होता है G G स्टार। कापा इज इक्वल टू G G स्टार। ठीक है, कापा को 1/ρ लिखा, 1/ρ ही G G स्टार है। G स्टार क्या है, L/A, सेल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये क्या है फिर, मोलार कंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लेमडा EQ क्या है भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसका फॉर्मूला कापा इंटू 1000/n। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू एन फैक्टर आ जाए। सॉल्ट का एन फैक्टर है टोटल चार्ज, जैसे Al2SO4 थ्राइस, इसका एन फैक्टर हमें निकालने की जरूरत पड़ जाए। इसका एन फैक्टर होगा टोटल चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो Al पे 3 का चार्ज होता है, अब 2 Al के एटम है, यानी +6 का चार्ज है, तो 6 ले लेंगे। SO4 में -2 का चार्ज होता है, वो 3 है, वो भी 6 आएगा, 6 ले लेंगे। कोलरॉस ने ये कहा था भाई कि किसी भी सॉल्ट की मोलार जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो एडिशन होती है साथ में स्टोशियोमेट्री लगी हुई है। और जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो साथ में स्टोशियोमेट्री नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एप्लीकेशन कोलरॉस की दो दे रखी है एनसीईआरटी में, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इंफिनिटी अल्फा। ठीक है, और इस टाइप का सवाल एक बार बार आता रहता है, इसके लिए एक्स है, इसके लिए वाई, इसके लिए जेड, तो CH3COOH के लिए कितना होगा। तो दोनों आपस में ऐड कर दिया करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ तो बैलेंस है, कभी कोई बैलेंस नहीं होती, तो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के बाद इधर वालों को जोड़ दो इधर वालों से। रिएक्शन कैसे देखेंगे, जहाँ सब्सटेंस कॉमन नहीं है, आयंस, उसको रिएक्ट कराओ। जैसे CH3COOH, HCl से रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ H पड़ा हुआ है। इससे रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ एसीटेट आयन है, NaCl से रिएक्ट होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में मुझे फॉर्मूला अभी एक ही याद आ रहा है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले तो इसमें है नहीं खास। KP बराबर KC/RT पावर डेल्टा NG, बाकी क्या फॉर्मूले वही आप जानते हो फॉर्मूले। KC बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगी इसकी स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, KP बराबर पार्शियल प्रेशर है, प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट, यहाँ आ जाएगी इसकी स्टोइचियोमेट्री। और कोई फॉर्मूले नहीं है इसके, सवाल फॉर्मूले से कम ही आते हैं। अगर इसका अच्छा सवाल बने, उसमें थोड़ा कुछ लिखना पड़ता है, कुछ सॉल्व करना पड़ता है उस पर। आउट ऑफ एनसीईआरटी फिजिकल फॉर्मूले जो मुझे लगता है कि बार बार आपको सवाल इसके आएंगे, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट में, कि यील्ड कितनी मिली। तो मुझे मान लो 15 मोल मिलने चाहिए थे, लेकिन 10 ही मोल मिले, तो 10/15 इंटू 100। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √L L+2। ठीक है, इसके भी सवाल, एक मिनट, हाँ इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, मैंने शायद गलत लिख दिया इसमें। इसका फॉर्मूला है, ये मैंने बोर मैग्नेट्रॉन वाला फॉर्मूला लिख दिया, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला है √L L+1 H/2 पाई। सॉरी हाँ, इसका फॉर्मूला है √L L+1 H/2 पाई।
गैसीय स्टेट में ये फॉर्मूले भी क्या है भाई, ये फॉर्मूले भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। वी एम पी रूट ऑफ 2 RT/m, वी एवरेज रूट ऑफ 8/π RT/m, वी आर एम एस रूट ऑफ 3 RT/m। ग्राम्स लॉ में वो रेट पूछता है, निकलने की रेट, किस रेट से निकल रही है गैसेस। तो रेट मोलार मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ और फॉर्मूले मुझे याद आ रहे हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है, रियल गैस के कुछ रिजल्ट्स याद आ रहे हैं। एट लो प्रेशर जेड आपको पता है 1 से कम होता है, तो लो प्रेशर पे जेड होगा 1 - A/V RT। ठीक है। हाई प्रेशर पे या फिर H2 और He के लिए जेड बराबर 1 से ज्यादा होगा जेड 1 + Pv/RT। ठीक है, तो ये भी सवाल बार बार आते रहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखें। ठीक है भाई, और कुछ आपको लग रहा है मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और सवाल आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जैसा कमेंट करेंगे उस टाइप से हमारा काम रहेगा। अगर आपकी डिमांड है तो हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हैं और भी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इनऑर्गेनिक के कुछ फॉर्मूले देख लो। इनऑर्गेनिक के मैंने 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं। एक तो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मूला है, ये जो ABXLY AB2 L3 कैसे निकालते हैं, नॉट फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन और H कंटेनिंग स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन या H कंटेनिंग वालों के लिए नहीं। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करो तो ये X आ जाएगा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड्स कितने बने, सिग्मा बॉन्ड। और रिमाइंडर जो बचा है उसे 2 से डिवाइड करोगे तो Y आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बार बार इससे सवाल आते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू N+2। तो मान लो 4 है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से आंसर √24 आए, 5 है तो आंसर √35 आए। और वैल्यूज तो इसकी बहुत आसान है, ये सब वो नंबर और साथ में 0.8 लगा दो, इसके लगभग इसके बराबर होते हैं, 5.8। 2 है मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2 + 2 यानी √8 आ जाएगा, जो कि 2.8 के लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, वीडियो खत्म। मैं इसको, ये आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।